हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा डिले हुआ इकोनॉमी की सीरीज़ में बैक। आज से फिर से शुरू करते हैं। हम लोग मनी, करेंसी, बैंकिंग इन सब चीज़ों को पढ़ चुके थे। आज हम क्रिप्टो करेंसी पर बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही करंट से रिलेटेड टॉपिक है। बार बार आप क्रिप्टो करेंसी के वेरियस फॉर्म्स को पढ़ते हो, समझते हो, सुनते हो, कई बार कन्फ्यूज़न भी होता है। तो क्रिप्टो करेंसी और ये यूपीएससी के लिए कैसे ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि आरबीआई भी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहा है, कर चुका है इनफैक्ट, है ना। और उस डिजिटल करेंसी में क्या क्या चीज़ें आएंगी, उस डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में क्या अंतर होता है, क्रिप्टो करेंसी कितने तरीके की होती हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि यूपीएससी इसको केवल इकोनॉमिक ही नहीं, इकोनॉमिक के साथ साथ रेगुलेटरी और सॉवरेनिटी इशू के साथ साथ भी जोड़ेगा, संप्रभुता के मुद्दे के साथ भी जोड़ेगा। तो इसलिए हमें इसको एक व्यापक नज़रिए से समझना होगा। इसलिए आज एक सेपरेट टॉपिक हम क्रिप्टो करेंसी पर कर रहे हैं। आप सबका स्वागत है, सबके साथ शेयर कर दीजिए। हम लोग इसको शुरू करते हैं। क्रिप्टो करेंसी केवल एक नया पैसा नहीं है, बल्कि यह स्टेट की, जो राज्य होता है, उसकी मौद्रिक संप्रभुता को चुनौती देता है। सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, यह राज्य की मौद्रिक संप्रभुता को चुनौती देता है, क्योंकि इस पर राज्य का कोई कंट्रोल नहीं होता है, इस पर राज्य की कोई रेगुलेशंस ज़्यादा काम नहीं करती हैं। राज्य इसकी माइनिंग और इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई होता है। देखिए, बैंकिंग सिस्टम जो होती है वो क्या रोल प्ले करती है, वो एक तरीके से पूरे मॉनिटरी इकोसिस्टम के इंटरमीडियरी का रोल प्ले करती है। और इस इंटरमीडियरी के रोल के, इस बैंकिंग सिस्टम के इंटरमीडियरी रोल को बाईपास कर जाती है क्रिप्टो करेंसी। और इसीलिए ग्लोबल जो बिजनेस है, ग्लोबल फाइनेंस है, उसमें इसको हम बॉर्डरलेस ट्रांजैक्शन की तरह देखते हैं। तो यहाँ पर इसको हमें डिटेल में समझना होगा, क्या होती है क्रिप्टो करेंसी, कैसे बनती है क्रिप्टो करेंसी, कितने टाइप होते हैं क्रिप्टो करेंसी के, इन सबको आराम से समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी है क्या। देखिए, क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक वर्चुअल मुद्रा है। वर्चुअल मुद्रा है मतलब फिजिकल फॉर्म में आपकी जेब में नहीं होती, या डिजिटल फॉर्म में रहती है। क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो वास्तव में क्रिप्टोग्राफी एक टेक्निक है जिसके द्वारा सिक्योर की जाती है। ये डिसेंट्रलाइज होती है, किसी भी सेंट्रल बैंक के द्वारा या सरकार के द्वारा यह जारी नहीं होती। तो ध्यान रखिएगा, यह डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा यह जारी नहीं हो रही है। केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नहीं हो रही है। किसी सेंट्रल बैंक और या केंद्र सरकार के द्वारा जारी नहीं होने के कारण क्या होता है कि इसमें बैंक्स का कोई रोल होता ही नहीं है, ठीक है। देखिए, जब सरकारी मुद्रा होती है, चाहे डॉलर हो, रुपया हो, यूरो हो, तो इन सब के ट्रांजैक्शंस में हमें बैंक की ज़रूरत पड़ती है, क्लियरिंग हाउसेस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो लेन देन होते हैं, वो ब्लॉकचेन बेस्ड होते हैं। पब्लिक डिजिटल लेजर में इसकी एंट्री होती है। यहीं से स्टेट कंट्रोल और डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू हो जाता है, विवाद भी शुरू हो जाता है। अब हमें ये ब्लॉकचेन भी समझना होगा कि ये ब्लॉकचेन क्या विवाद है, क्या बवाल है भाई। जहां पर भी आपको समझ नहीं आए आप बता सकते हैं। साथ ही साथ आप कमेंट करके, वीडियो अगर आप बाद में देख रहे हैं तो कमेंट करके भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हमेशा आपके पास इसका जवाब मिलेगा, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आपको ये लगता है कि कोई टॉपिक है जो आप पहले पढ़ना चाहते हैं, जिस तरह से, जिस सिस्टम से हम पढ़ा रहे हैं उसके पहले आप पढ़ना चाहते हैं, तो अगर ज़्यादातर बच्चे ऐसा कोई टॉपिक चाहेंगे तो उसको हम पहले भी कर सकते हैं। तो क्रिप्टो की जो आत्मा होती है ना, वो कैद होती है ब्लॉकचेन में। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है जिसमें हर ट्रांजैक्शन परमानेंट होता है।
ठीक है, आपने एक बार ट्रांजैक्शन किया, वो परमानेंट उसमें एंटर्ड है, इसे बदला ही नहीं जा सकता है और इसको पब्लिकली वेरीफाई किया जा सकता है। तो इसलिए क्रिप्टो में जो बात होती है, क्रिप्टो में जो ट्रस्ट होता है वो इंस्टीट्यूशन पर नहीं होता है। ठीक है, तो क्रिप्टो का जो ट्रस्ट है वो पूरा टेक्नोलॉजी पर है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका हर ट्रांजैक्शन परमानेंट है और वेरीफाइएबल है। तो इस प्रकार से ये ब्लॉकचेन तकनीकी काम करती है। अब इस ब्लॉकचेन में होता क्या है, देखिए ब्लॉकचेन में दो स्टेप्स होते हैं, एक होता है माइनिंग और दूसरा होता है वैलिडेशन। इसी से पैसा बनाया जाता है, इसी माध्यम से पैसा बनाया जाता है, इन दो टर्म्स के माध्यम से। तो सबसे पहली चीज, अगर आप आसान भाषा में समझें तो भारत में रुपया कैसे बनता है या किसी भी देश में रुपया कैसे बनता है, तो रुपया बनता है जब सेंट्रल बैंक उस रुपए को छापता है और जारी करता है, साथ ही साथ सर्कुलेट करता है। क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता, क्रिप्टो करेंसी में माइनिंग होती है, फिर वैलिडेशन होता है। तो दो स्टेप्स हैं, सबसे पहले इसमें क्या होगा, माइनिंग होगी, फिर उसके बाद वैलिडेशन होगा। ठीक है, अब इस माइनिंग और वैलिडेशन को भी समझ लीजिएगा। और जब ये माइनिंग और वैलिडेशन हो रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो स्टेट का तो कोई रोल रहा नहीं, तो स्टेट की भूमिका अपने आप समाप्त। तो सबसे पहले समझते हैं माइनिंग क्या है। माइनिंग क्या है, देखिए माइनिंग वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क के ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई किया जाता है। इसमें ब्लॉकचेन में उन्हें परमानेंटली जोड़ दिया जाता है और इसके बदले में माइनर को रिवॉर्ड दिया जाता है। ठीक है, तो ब्लॉकचेन प्रोसेस में जो माइनर होगा उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा और यह रिवॉर्ड जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे उसे न्यूली क्रिएटेड बिटकॉइंस दे दिए जाए, ट्रांजैक्शन फीस दे दी जाए। तो माइनिंग में तीन चीजें होंगी। माइनिंग में सबसे पहले क्या होगा, माइनिंग में सबसे पहले वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद इसमें सिक्योरिटी होगी और फिर होगा करेंसी क्रिएशन। फिर होगा करेंसी क्रिएशन। माइनिंग की जरूरत क्यों होती है, यह भी समझने वाली बात है। तो देखिए यूपीएससी के तरीके से इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर क्रिप्टो में कोई सेंट्रल बैंक नहीं है ना, कोई आरबीआई नहीं है, कोई क्लियरिंग हाउस नहीं है, तो फिर कैसे काम होगा, ट्रांजैक्शन को वैलिड कौन मानेगा, कैसे उसको वैलिडेट किया जाएगा। भाई आपकी नोट पर जो है वो नोट की वैलिडिटी आरबीआई वैलिडेट कर रहा है ना, तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन को वैलिड कौन मानेगा। तो उस ट्रांजैक्शन को वैलिड मानने के लिए ही माइनिंग नेटवर्क होता है। अब ये जो माइनिंग नेटवर्क होता है, ठीक है, इस सिस्टम, ये जो माइनिंग नेटवर्क का सिस्टम होता है, ये इंश्योर करता है, यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी डबल स्पेंडिंग ना हो, कहीं पर भी फेक ट्रांजैक्शंस ना हो और लेजर को कोई बदल ना सके। तो माइनिंग के प्रोसेस से तीन चीज़ों को इंश्योर किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या इंश्योर किया जाता है कि कोई भी डबल स्पेंडिंग ना हो। डबल स्पेंडिंग ना हो, प्लस इसके साथ साथ फेक ट्रांजैक्शंस ना किए जा रहे हो। फेक ट्रांजैक्शंस ना किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ तीसरी महत्वपूर्ण चीज यह है कि लेजर में कोई चेंजेस ना किए जाए गलत। तो पूरे माइनिंग नेटवर्क का ये होता है जिम्मेदारी और ये पूरी जिम्मेदारी निभाई जाती है माइनर्स के द्वारा, उनको हम माइनर्स कहेंगे। अब इस माइनिंग में प्रूफ ऑफ वर्क होता है। ठीक है, इसमें एक टर्म यूज किया जाता है प्रूफ ऑफ वर्क, जैसे कि बिटकॉइन में। ठीक है,
प्रूफ ऑफ वर्क, ये बेसिक क्लासिकल एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज में। ठीक है, अब ये प्रूफ ऑफ वर्क कैसे काम करता है इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि माइनर को यह साबित करना पड़ेगा कि उसने जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क है, जो कंप्यूटेशनल वर्क है, जो उसको कैलकुलेशन का वर्क दिया गया है, वो उसने पूरा किया है। देखिए ध्यान से आराम से समझिएगा, पूरा वीडियो एक साथ देखेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल है इसलिए नॉर्मली इसको लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन आप इसको समझिए। ठीक है, तो माइनर को यह साबित करना पड़ता है, यहाँ पर जो माइनर है जो माइनिंग कर रहा है उसको क्या साबित करना पड़ता है कि पूरा कंप्यूटेशनल वर्क हुआ है। ठीक है, पूरी गणितीय और कैलकुलेशन की पूरा काम को किया गया है। और इसमें नेटवर्क में देखिए कई ट्रांजैक्शंस पेंडिंग होते हैं। माइनर्स उसको एक ब्लॉक में डालते हैं, उसके बाद माइनर्स उसको एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल दिया जाता है जिसको वो सॉल्व करते हैं। जब वो सॉल्व कर लेते हैं, जो सबसे पहले माइनर सॉल्व करेगा, ठीक है, जो सबसे पहला आएगा, जो फर्स्ट आएगा, उसको क्या होगा, वो ब्लॉक को वैलिडेट कर देगा। जैसे ही ब्लॉक को वैलिडेट करेगा, ब्लॉकचेन में जोड़ देगा और उसके बदले वह रिवॉर्ड भी पाएगा, जिसको हम कहेंगे माइनिंग कंपनसेशन। तो इस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है, सबसे पहले प्रूफ ऑफ वर्क देखा जाएगा। फिर से समझिएगा क्या हो रहा है। प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि कई सारे ट्रांजैक्शंस पेंडिंग हैं, जो माइनर्स हैं उनको कहा जाएगा कि इसको आपको एक ब्लॉक में डालना है। ठीक है, ब्लॉक में डालते ही आपको एक बड़ा ही ट्रिकी सा मैथमेटिकल पजल दे दिया जाएगा जिसको आपको सॉल्व करना होगा। जो सबसे पहले सॉल्व कर देगा उसके बाद वह उसको वैलिडेट कर देगा। वैलिडेट करते ही, ब्लॉक को वैलिडेट करते ही उसको ब्लॉकचेन से जोड़ दिया जाएगा और यहाँ पर उसको इस मेहनत के बदले दिया जाएगा माइनिंग कंपनसेशन। माइनिंग का एक तरीके से कंपटीशन हो रहा है, यूँ समझिएगा। अब इस पूरी माइनिंग की प्रक्रिया में क्या होता है कि बहुत सारी एनर्जी का कंजम्पशन होता है। ठीक है, प्रूफ ऑफ वर्क में समस्या ये आती है कि इसमें बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स चाहिए, हाई कैलकुलेशंस करनी होती हैं और कॉन्टिन्यूअस इसमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई चाहिए होती है। ग्लोबल स्केल्स पर इसके लिए बड़े बड़े माइनिंग फार्म्स बनाए जाते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है कि हाई कार्बन फुटप्रिंट जनरेट होता है। आप इकोलॉजी एनवायरनमेंट पे पढ़ते होंगे, है ना। एनवायरमेंटल कंसर्न्स लोगों के इसके साथ जुड़ जाते हैं। यही कारण है कि बिटकॉइन माइनिंग को एनवायरमेंटली अनसस्टेनेबल माना गया। और यूपीएससी के नज़रिए से अगर हम देखें तो एनवायरमेंटल चेंज, एनर्जी सिक्योरिटी और डिजिटल इकोनॉमी, इन तीनों को इसके साथ जोड़ सकते हैं हम। अब इसके बाद हमें समझना चाहिए वैलिडेशन क्या होता है भाई। अब इसके बाद हमें समझना चाहिए वैलिडेशन क्या है। वैलिडेशन एक ब्रॉडर टर्म है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर एक ही समझिएगा, माइनिंग जो है वो वैलिडेशन का एक तरीका है, लेकिन वैलिडेशन केवल माइनिंग से ही नहीं होता। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, आप इसको समझिएगा कि जो माइनिंग है वो वैलिडेशन का एक प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको समझाया, लेकिन वैलिडेशन केवल माइनिंग नहीं है, उसमें और भी चीज़ें होती हैं। जैसे यह देखा जाएगा कि जो ट्रांजैक्शन है वो जेन्युइन है या नहीं है, साथ ही साथ जो सेंडर था जिसने भेजा है उसके पास बैलेंस भी है या नहीं है। तीसरी चीज, डबल स्पेंडिंग तो नहीं हो रही। तो यह काम माइनर्स भी करते हैं और वैलिडेटर्स भी करते हैं। अब माइनर्स और वैलिडेटर्स, ये दो तरीके के एजेंट्स आपके समझ में आ गए। अब यहां से प्रूफ ऑफ वर्क के बाद एक और चीज आपको समझनी चाहिए और वो है प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक ये मॉडर्न वैलिडेशन सिस्टम है। यहां पर एक तरीके से एनर्जी प्रॉब्लम का समाधान भी प्रूफ ऑफ स्टेक के माध्यम से किया जाता है मॉडर्न तरीके से। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि जो माइनर्स हैं वो इसमें काम नहीं करते, इसमें केवल वैलिडेटर्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, इसमें जो माइनर्स हैं उनका रोल नहीं है। अब यहां पर केवल वैलिडेटर्स। और वैलिडेटर कौन होगा? वैलिडेटर वो होगा जिसके अपने स्टेक होंगे क्रिप्टो में, मतलब उसके पास अपनी क्रिप्टो करेंसी होगी काफी सारी। जिसके पास जितना ज्यादा स्टेक होगा नेटवर्क में उसका रिस्क भी ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, अगर क्रिप्टो डूब रही तो जिसके पास ज्यादा क्रिप्टो है उसका डूब जाएगा। ये बात तो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो क्या होता है कि
वैलिडेटर तो फ्रॉड कर सकता है, लेकिन आप इसको समझिएगा कि जिसके पास स्टेक है, जिसके पास स्टेक है वो अगर वैलिडेट कर रहा है तो वो फ्रॉड नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने गलत किया तो उसका खुद का पैसा भी डूबेगा। तो जिसका स्टेक ज़्यादा है नेटवर्क में उसका रिस्क ज़्यादा होगा, और अगर वैलिडेटर फ्रॉड करेगा तो उसका खुद का पैसा डूबेगा। वो अगर रॉन्ग ट्रांजैक्शंस को अप्रूव कर देगा तो जाहिर सी बात है उसका सारा स्टेक जब्त कर लिया जाएगा। तो यहां से होता है कि वैलिडेटर के माध्यम से जिसका बहुत सारा स्टेक भी है अब वैलिडेट कराया जाएगा, और अगर इसने गलत ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर दिया तो इसका सारा स्टेक जब्त कर लिया जाएगा। तो इस वजह से इसको हम इकोनॉमिक पनिशमेंट की तरह देख सकते हैं। अब एक बड़ा भ्रम है कि जब हम लोग क्रिप्टो की बात करते हैं तो क्रिप्टो में केवल हम लोग समझते हैं कि बिटकॉइन जैसी चीजें ही होती हैं। नहीं, क्रिप्टो केवल बिटकॉइन नहीं है, क्रिप्टो में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो क्रिप्टो के तरीके भी समझिएगा, टाइप्स भी समझिएगा, ठीक है। एक तो क्रिप्टो वो है जो कि आपको लगता है जो बिटकॉइन है। बिटकॉइन के साथ क्या खास बात है ये समझिएगा। मेरे ख्याल से बेहतर समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा आप एक्सप्लेन्ड वे में इन सारे टर्म्स को समझ रहे हैं। अगर बेहतर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताते भी चलिए। बिटकॉइन जो है वो डिजिटल गोल्ड स्टोर की तरह या वैल्यू लिमिटेड सप्लाई की तरह काम करता है। जैसे यहाँ पर 21 मिलियन का टारगेट सेट कर दिया गया, ठीक है। तो 21 मिलियन ही बिटकॉइन रहेंगी। अब इसी का ट्रांजैक्शन करना है तो जाहिर सी बात है इनके दाम बढ़ते जाएंगे। इसी तरीके से एक होता है अल्ट कॉइन, एक होता है एल्ट कॉइन। ये थोड़ा सा बेहतर होता है। इसमें क्या होता है, जैसे एथेरियम है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। रिपल है वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में काम आता है, तो उनको हम अल्ट कॉइन्स कहते हैं। इसी तरीके से एक होता है स्टेबल कॉइन्स। अब ये जो स्टेबल कॉइन्स है, प्रॉब्लम यहां पर सबसे ज्यादा है। इसमें क्या आता है, ये फिएट पैक्ड है, यानी कि या तो यूएस डॉलर से पैक्ड है या तो यूएस की तरफ से गोल्ड से पैक्ड है, ठीक है। तो ये करेंसी पैक्ड है, एक तरीके से कह दे सकते हैं। फिएट मनी आपने पढ़ा है, तो इनके बैकअप में यूएस डॉलर या यूएस की तरफ से गोल्ड को रखा गया है। अब समस्या ये है कि अगर अमेरिका किसी भी करेंसी को मान लीजिए कि बैक कर रहा है, स्टेबल कॉइन मान लीजिए बैक कर रहा है, तो अब इसमें वोलेटिलिटी कम होगी, ठीक है। और वो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका के द्वारा अगर बैक्ड है तो पूरी ग्लोबल तौर पर एक्सेप्टेबल भी होगा। सबसे ज़्यादा इशू आता है इसी करेंसी में, जिसको हम स्टेबल कॉइन्स कहते हैं, क्योंकि आरबीआई का सबसे बड़ा कंसर्न भी यहीं पर है। आरबीआई को लगता है कि अगर लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं आपको एक भारत की करेंसी से विश्वास उठ जाएगा। भारत की करेंसी की पॉलिसीज, जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, वो काम नहीं करेंगी। हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल का टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम उस करेंसी से जुड़े हुए ही नहीं है जिसके लिए आरबीआई रूल्स बना रहा है। इसी तरीके से यूटिलिटी और गवर्नेंस टोकन्स भी होते हैं, जैसे कि डीफाई इकोसिस्टम होता है, डीएओ गवर्नेंस होता है। प्राइवेसी कॉइन्स भी होते हैं, जैसे कि मोनेरो है, जेड कैश है। इन सब के साथ भी वही प्रॉब्लम है, एक मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा रिस्क है। ब्लैक मनी इसमें अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो आपके पास आपका ब्लैक मनी, इनके साथ आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इन सब से बचने के लिए भारत में आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई लेकर के आया डिजिटल करेंसी, ठीक है। आरबीआई क्या लेकर के आया, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, CBDC। ये जो CBDC है ये बहुत महत्वपूर्ण रूप से समझिएगा, क्योंकि यह स्टेट इश्यूड या गवर्नमेंट इश्यूड डिजिटल करेंसी है। यहां पर इसको हम क्रिप्टो नहीं कह सकते, हालांकि यह क्रिप्टो की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन यह क्रिप्टो करेंसी नहीं है। यह एक प्रकार से राज्य के द्वारा फंड की गई, राज्य के द्वारा जारी की गई करेंसी है, CBDC।
तो क्रिप्टो करेंसी, सीबीडीसी और सीबीडीसी किस प्रकार से अलग है क्रिप्टो से, यह आपकी समझ में आ गया होगा। महत्वपूर्ण यह है कि क्रिप्टो करेंसी फिर लोग यूज़ क्यों करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी में फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन होता है। किसी बैंक पर आपकी निर्भरता नहीं होती है, आप अपने हिसाब से उसके ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है क्योंकि इसमें बैंक अकाउंट की आपको ज़रूरत ही नहीं है, बैंक जाने और बैंक में खाता खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बस इंटरनेट होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, आप सारा काम खुद कर सकते हो। चौथी चीज़ ये है कि इसमें जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हैं वो बहुत ही लो कॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि रेमिटेंसेस जो आपको भेजने हैं एक देश से दूसरे देश, उसमें अलग अलग देशों के अलग अलग नियम, अलग अलग चार्जेस, टैक्सेस, ये सब मुक्त हो जाते हैं आप। तो आपका लो कॉस्ट रेमिटेंस पेमेंट हो जाता है। इसके साथ साथ पब्लिक लेजर होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है, कितना बना, कैसे ट्रांजैक्शन हुआ, सब आप देख सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी का इशू भी इसके साथ नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, यह इन्फ्लेशन हेज्ड होता है। कम से कम इसका दावा किया जाता है कि इस पर इन्फ्लेशन का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी लिमिटेड सप्लाई है, जैसे कि बिटकॉइन। तो क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारे फायदे हैं, इस वजह से ही लोग जनरली क्रिप्टो करेंसी को अपनाते हैं। अब आपने क्रिप्टो करेंसी को बेहतर समझा, उसके टाइप समझे, कैसे जारी होती है, कैसे वैलिडेट होती है, किसके क्या रोल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें समझी। इसके नुकसान को भी जानना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी में सबसे पहली चीज़ है ये वोलेटाइल होती है, यानी कि करेंसी का जो है वो बेसिक फंक्शन तो ये फेल ही कर देती है। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज कभी बन ही नहीं सकती है, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, क्योंकि ये बैक भी नहीं है। दूसरा, किसी भी देश की मौद्रिक संप्रभुता को यह खतरे में डालती है, क्योंकि सेंट्रल बैंक का कंट्रोल देश की आर्थिक व्यवस्था, देश की मनी सप्लाई, देश के इन्फ्लेशन टारगेटिंग, देश के डेवलपमेंट टारगेटिंग, सब पर कमजोर हो जाता है। देश की पूरी मौद्रिक व्यवस्था सेंट्रल बैंक के हाथ से बाहर चली जाती है। तीसरी बड़ी चीज है स्टेबिलिटी का रिस्क है इसमें। देखिए, पहली चीज ये है कि अगर रुपया डूबा, बैंक डूबा, तो आप सरकार के पास जाएंगे, आरबीआई के पास जाएंगे। आपकी क्रिप्टो डूबी, आप किसी के पास नहीं जा सकते। शैडो बैंकिंग होती है, इसमें स्पेकुलेटिव परचेजेस होते हैं, जिससे बबल्स का निर्माण होता है जो कभी भी फूट सकते हैं। और स्पेकुलेटिव बबल्स आपके लिए, आपकी इकोनॉमी के लिए बहुत ही खतरनाक भी होते हैं। इसके साथ साथ इसका एक बड़ा रिस्क है इलीगल एक्टिविटीज़ का, क्योंकि इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है सरकार का। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग है, टेरर फंडिंग है, डार्क वेब है, इस प्रकार के जो फंडिंग है, इस प्रकार के जो धन है, उनके लिए क्रिप्टो का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है वैश्विक स्तर पर। इस पर भारत सरकार और भारत सरकार की ईडी, ये सभी काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक जो मैंने आपको बताया, एनवायरमेंटल कंसर्न्स तो इसके साथ जुड़े ही हुए हैं। हैवी कार्बन फुटप्रिंट का ये जनरेशन करती है। तो ये तो क्रिप्टो करेंसी की पूरी एनाटॉमी हो गई, पूरी बातें हो गई। भारत सरकार क्या सोचती है, यह भी हमें क्लियर होना चाहिए। भारत सरकार के सोच, थेरीज क्या हैं, वो भी जानना चाहिए। तो रुख ये है कि शुरुआत में तो आरबीआई बहुत स्केप्टिकल था इसको लेकर के, लेकिन 2018 में उसने इसमें बैन कर दिया था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, बैन नहीं कर सकते, इसको आप बैन मत करिए। अभी वर्तमान में जो क्रिप्टो है उसको वर्चुअल डिजिटल असेट माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में क्रिप्टो को वर्चुअल डिजिटल असेट के तौर पर भारत सरकार मान्यता देती है। लीगल टेंडर ये नहीं है, लेकिन रेगुलेटेड असेट के तौर पर, संपत्ति के तौर पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ट्रांजैक्शंस पर सरकार टैक्स लेती है, यानी कि 30% फ्लैट टैक्स है इसके गेन्स पर। इससे लाभ होने वाले लाभ पर 30% सीधा सीधा सरकार टैक्स लेती है। और साथ ही साथ जब आप ट्रांजैक्शंस करते हैं तो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स भी 1% करती है सरकार इस पर। ध्यान रखिएगा, अभी कुछ समय पहले रिपोर्ट आई थी पार्लियामेंट से कि सरकार ने हजारों करोड़ रुपए की अर्निंग सिर्फ इस क्रिप्टो पर टैक्स से अर्न किए हैं। तो आरबीआई की आपत्तियां बहुत क्लियर हैं, और इसको लेकर के मैंने कुछ समय पहले आपको एक वीडियो भी दिया था। आरबीआई इसको मॉनेटरी पॉलिसी के लिए एक रिस्क मानती है, कैपिटल फ्लाइट के रिस्क के तौर पर देखती है। स्टेबल कॉइन के माध्यम से आरबीआई को लगता है कि पैरेलल इकोनॉमी और पैरेलल करेंसी का जनरेशन हो जाएगा, आरबीआई का होल्ड कमज़ोर हो जाएगा। ये सारे एस्पेक्ट्स आपके प्री के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए आरबीआई क्रिप्टो को
करेंसी नहीं मानती, केवल एक कोड मानती है। तो इस प्रकार CBDC को भी आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए और CBDC और क्रिप्टो के अंतर को ध्यान देना चाहिए। अंत में बस ये कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी पैसा नहीं बदल रही है, बल्कि राज्य और अर्थव्यवस्था के बीच जो रिलेशन था उसको रीडिफाइन करने की कोशिश की जा रही है क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से। जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं उनको मैं अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं। वो बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे सारे वीडियोस से आप जुड़े रह सकते हैं। सारे वीडियोस के लिंक आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से जैसा मैंने बोला कि अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पर आप और बेहतर जानना चाहते हैं, किसी और टॉपिक को आप जल्दी जानना चाहते हैं, इस गति से बेहतर और तेज़ी से जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इसके साथ साथ आपको कितना आप क्रिप्टो को लेकर के चीज़ें बेहतर हो समझ आई, यह भी बताइएगा कमेंट करके। आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।